हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 20th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माई मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBA? इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, और ऑक्सिन नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। सिंथेटिक जो लैब में प्रिपेयर किए गए ये 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसके अलावा नेचुरल नेचुरल में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड एंड दूसरा है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। तो यहाँ पर दिया हुआ है IBA, दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच इज अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर? तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरीके के हैं, एक है प्रोमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और दूसरे हैं इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और लास्ट में एथिलीन। एथिलीन हालांकि दोनों ग्रुप्स में आएगा, इसमें भी है और इनहिबिटर भी है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर का काम करता है। और दूसरा जो है वो एब्सिसिक एसिड ABA। तो इन मिड 1960s तीन अलग अलग रिसर्चर्स ने इसको केमिकल को खोजा था, जिसको नाम दिया था डॉर्मिन, एप्सिजन 2 और इनहिबिटर बी। और ये इनहिबिशन ग्रोथ इनहिबिटर है। बाद में पता चला ये सारे जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो इनको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे आंसर होगा 102 का फोर्थ। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिड्स, और ये किसके, प्रोटेस्टा के मेंबर है, किंगडम प्रोटेस्टा। और इसमें जो ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स भी हैं और गोल्डन एल्गी। डायटम्स डायटोमेशियस अर्थ और गोल्डन एल्गी। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी ये मोनरन्स हैं, साइनोफाइसी। रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी ये मल्टी सेलुलर प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं, प्लांटी के किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, A एंड C। आंसर इज थर्ड। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना भोजन खुद बना ले, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक दो तरीके के हैं, एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉफिक। अनदर इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक फिर दो टाइप के, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। और जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उनमें जो रिएक्ट और एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज करते हैं। यहाँ पर ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस, ये क्या है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये दोनों अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करते हैं। और ये क्या है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकॉकस, ये दो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा नॉस्टॉक, एनाबीना, ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये होते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल्स। तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना।
इसके बाद माइकोप्लाज्मा, ये हेट्रोट्रॉफिक, एल्ब्यूगो भी फंगस हेट्रोट्रॉफिक, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, ये ग्रीन एल्गी किंगडम प्लांटिंग है, तो ये भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, स्पायरोगायरा एंड अदर एग्जांपल इज वॉलवॉक्स। इसके अलावा रह गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटो ऑटोट्रॉफिक है लेकिन ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ईस्ट, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्लाज्मोडियम, ये सब हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पर एग्जांपल्स 2 ये और 4 ये और 1 ये, मतलब टोटल हो गया 7। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर इंक्लूडेड इन फोर लिम्ब बोन्स? तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो अपर लिम्ब्स हैं, इसमें ह्यूमरस, ये वाली बोन है ह्यूमरस, नंबर होगा 1। कार्पल्स, ये जो रिस्ट बोन है, इनका नंबर है 8 अपर लिम्ब में। और अल्ना, अल्ना यहाँ पर जो मीडियल साइड में ये वाली बोन है, ये अल्ना, ये इसका भी नंबर है 1। तो ये फोर लिम्स बोन है। बाकी फीमर, ये थाई बोन है, लोअर लिम्स की है। टार्सल्स, एंकल बोन, इनका नंबर होगा 7। और पटेला, नी कैप, सेस्मोइड बोन है, ये लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन इन द बॉडी। तो यहाँ पर बी, सी एंड डी आंसर सही है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में मैचिंग सही बतानी है। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, ना फाइबर्स, एंटीना और कंपाउंड आइज के लिए। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकी के थ्रू होगा, और ट्रैकियल ट्यूब्स की जो अल्टीमेट ब्रांचिंग होगी, ये ट्रैक्यूल्स, और इन्हीं से डायरेक्ट यहाँ पर एक्सचेंज होगा, सेल्स में पहुंचेगा। तो एट ट्रैक्यूल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेंसरी फंक्शन, सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं ये एनल सर्की भी होता है, और इसके अलावा मैक्सिलरी पैल्प्स, माउथ पार्ट्स में जो है लेबियल पैल्प्स, कंपाउंड आई, ये सब यहाँ पर सेंसरी और सेंसरी फंक्शंस हैं। हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जो होगा ये यहाँ पर हीमोसील में प्रेजेंट ब्लड है, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स प्रेजेंट है इसमें, जो इसमें सेल्स होंगी उनको हीमोसाइट्स। तो करेक्ट मैचिंग हुई, ए इज सेकेंड और एक ही में पहला ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, बाकी में ए फोर्थ दिया हुआ, तो आंसर यहाँ पर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। यहाँ पर कॉकरोच के लिए आपको इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है। 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट 1 पेयर टेस्टिस, ठीक है, मेल गैमेट्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे। 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ये भी सही है, इसी को बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। 13 टाइम्स मोल्टिंग, मोल्टिंग क्या होती है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन निम्फ स्टेज में, इसका जो डेवलपमेंट होगा ग्रेजुअल होता है। पोरोमेटाबोलस, निम्फ स्टेज में 13 टाइम्स मोल्टिंग, ये भी सही दिया हुआ है। 7th to 10th एब्डोमिनल सेगमेंट 1 पेयर ओवरी, ये 2nd to 6th है, 1 पेयर ओवरी, तो इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर 4th। Now question number 108. Given below are two statements. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स जो है ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, सही है, ऑर्गेनेल्स पे भी ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हैं, ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये होते हैं 70s टाइप के, साइटोप्लाज्म में होगा 80s टाइप का। एंड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत दिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं, ये होना चाहिए था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इनफैक्ट रफ और स्मूथ इसी के बेसिस पर बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक अगर ये बीचों बीच में सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक अगर ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है, एक काम बड़ी एक थोड़ी सी छोटी, और टर्मिनल पोजीशन पर है तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, और एक काफ़ी छोटी और एक बड़ी है तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम सही दिया हुआ है। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, ये सही है। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होगा। 60s लार्जर सब यूनिट, 40s जो होगी वो स्मॉलर सब यूनिट, और ये किससे, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या है, ये फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक, जिसमें प्रेजेंट होगा ईटीएस और FOF1 पार्टिकल्स, तो ये भी सही दिया हुआ। ल्यूकोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट तो ठीक था टाइप ऑफ प्लास्टिड, बट टोनोप्लास्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जो आयंस को पंप करेगी वैक्यूल के अंदर, और ये मूवमेंट होगा एक्टिवली। तो आंसर हुआ यहां पर फोर्थ इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, जाइलम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू। तो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू ठीक है, कोलेनकाइमा ये भी ठीक है। जाइलम इज नॉट ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा ये परमानेंट है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी। कोलेनकाइमा में कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होगा हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन का, और इसे बोलेंगे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। नेक्स्ट, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, तो जो पहले बनेगा उसको फर्स्ट तो प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बना वो मेटाजाइलम। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्राइमरी या सेकेंडरी जाइलम में, तो ये प्रेजेंट होगा प्राइमरी जाइलम में। और प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजाइलम के बेसिस पर ही हम लोग एक्सार्क या एंडार्क कंडीशन बताते हैं। एक्सार्क कंडीशन होगी रूट में, और एंडार्क कंडीशन होगी स्टेम में। एक्सार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा, और यहां पर होगा सेंटर में। तो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, आंसर इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, in type of vascular bundle the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle, fill in the blank in given sentence। तो in type of vascular bundle reticulate क्या है, it is a type of venation, डाइकॉट्स में प्रेजेंट है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इसे बोलते हैं वेनेशन। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट क्या है, एस्टिवेशन। Estivation, arrangement of sepals and petals in the floral bud within the same whorl or with respect to other members, तो इसको बोला जाएगा एस्टिवेशन। रेडियल और कंजॉइंट, ये अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। अलग अलग रेडियस पर जब होते हैं तब इसे बोलते हैं रेडियल, और ये प्रेजेंट होता है रूट में, इस तरह से होगा। ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम, तो ये अलग अलग रेडियस पर है, तो इसको बोला जाएगा ये रेडियस अलग, ये अलग रेडियस पर।
इसको बोलेंगे रेडियल, ये रूट में प्रेजेंट है। सेम एक्सेस पर जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और ये ऊपर फ्लोएम, ये सेम रेडियस पर। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम हो गई, अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे बोला जाएगा ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर कंजॉइंट ठीक है, ये कंजॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, flowering plant in which 20 chromosome present in root cells, then what is the number of chromosome in pollen grain, nucellus and endosperm? तो बात हो रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड, 2n। तो रूट सेल्स भी कैसी हुई? 2n। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर दे रहे हैं 20, तो n क्या हुआ? n हैप्लॉयड हुआ 10। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? इसमें मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं, मतलब ये गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉयड है, तो इसकी सेल्स भी कैसी होंगी? हैप्लॉयड होंगी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 10। न्यूसेलस, ये ओव्यूल में प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसेलस, तो ये भी कैसा होगा? ये भी 2n। यहाँ पर कितना हुआ? 20। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड, 3n, तो यहाँ पर हो गया 30। तो 10, 20 एंड 30, आंसर इज सेकेंड। Now we move to another question, question number 114. Given below are two statements in most plants. By the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. तो ये सही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं उसमें ओव्यूल जो होगा वो सीड में चेंज हो जाता है, फ्रूट ओवरी जो होगी वो फ्रूट में, और ओवरी वॉल जो होगी वो पेरिकार बनाएगी, और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट सेपल्स और पेटल्स वगैरह थे वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्रूट्स में भी फ्लैशी एज इन गुआवा, तो ये तो ठीक है गुआवा, बट मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट ये फ्लैशी फ्रूट्स के नहीं, ये ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। इसका टाइप है सिलिकुआ, फ्रूट का टाइप सिलिकुआ, और ग्राउंड नट जो है ये लोमेंटम, फ्रूट का टाइप लोमेंटम। साइजोकार्पिक होता है, स्प्लिटिंग फ्रूट है, ये डेहिसेंस वाला फ्रूट है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, आंसर इज सेकंड, 114। Now we move to another question, question number 115. Select the plants in which albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. एल्बुमिनस सीड मतलब एंडोस्पर्मिक सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल्स क्या हुए? तो सीरियल्स, सीरियल्स मतलब व्हीट, राइस, मेज, अनाज जो हैं, और इसके अलावा कॉटन, कैस्टर, कोकोनट, और फैमिली सोलेनेसी के जो मेंबर्स हैं। डाइकॉट है बट ये एंडोस्पर्मिक सीड्स यूजली मोनोकॉट्स हैं। तो यहाँ पर व्हीट, मेज, बार्ली, राइस, ये सब, तो व्हीट, मेज और बार्ली ये दिए हुए हैं एंडोस्पर्मिक, और पी और ग्राउंडनट ये नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल्स हैं। तो ए, बी और सी यहाँ पर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन प्रोसेस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर देखा जाए तो शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मल्टीप्लिकेशन होगा और ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन में ये और मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्रोथ फेज। इसके बाद फिर यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस सेकेंड, और ये चेंज हो जाता है फिर स्पर्मेटेड में, और स्पर्मेटेड में फिर चेंजेस होंगे, और ये चेंज होता है फिर स्पर्मेटोजोआ में। ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर होगा डिफरेंशिएशन। तो पूछा गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटेड, तो यहां पर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन। 116 is second. Now we move to another question. Question number 117 is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Fill in the blank in given sentence. तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये किसके, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके स्टेप्स हैं। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो ये यूट्रस में ट्रांसफ़र होगा, और अगर ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गिफ्ट में मेल और फीमेल गैमीट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब में। और जब डायरेक्ट न्यूक्लियस इंजेक्ट किया जाएगा, मेल न्यूक्लियस स्पर्म का, तब इसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो दीज आर टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ICSI करेक्ट आंसर यहाँ पर 117। Now we move to another question. Question number 118. Which one of the following reproductive event are found only in human female, not in human male? तो फीमेल्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट होंगे? फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ होता है? एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पोर्शन जो है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस दोनों में ही होगी, मेल में भी, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, फीमेल में oogenesis। गेस्टेशन, गेस्टेशन इज पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? फीमेल में। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ द बेबी, फीटस जब बाहर आएगा। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्टुला स्टेज, ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो सिर्फ बी यहां पर गलत है, A, C, D एंड E, आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, और इसके बाद फिर ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। मारुला, मारुला एम्ब्रियो स्टेज है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मलबरी शेप होता है मारुला का, सॉलिड होगा। ब्लास्टोसिस्ट, ये इम्प्लांटेशन के लिए सही है। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन में जो जेनिटल पार्ट्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होगा इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलेंगे। एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में व्हेन इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस अदर देन द नॉर्मल साइट, नॉर्मल साइट पर ना होकर के किसी और जगह पे हो जाए, तो मोस्ट कॉमन इसका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइट है वो है फैलोपियन ट्यूब, तो ये भी इसकी का कॉम्प्लिकेशन है। इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ इज बर्थ ऑफ डेड फीटस, डेड बॉर्न। तो यहाँ पर ये सारे ही इसके कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं A, B, C, D, E।
आंसर होगा यहाँ पर ऑल. 120 इज थर्ड. Now we move to another question. Question number 121st. UUU codon will with code which amino acid? So this will code for phenylalanine. Next, question number 122nd. Select the example of operon. तो operon क्या है? Operon is cluster of genes. जैसे लोग लैकोपरॉन, तो लैकोपरॉन में रेगुलेटर जीन है, फिर प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, यहाँ पर जेड, वाई और ए. तो क्लस्टर ऑफ जीन्स जिनका कॉमन प्रोमोटर है, कॉमन ऑपरेटर है, इसको हम लोग ओपरॉन बोलते हैं. तो ये इसके एग्जांपल्स लैकोपरॉन भी है, ट्रिप्टोफॉन ओपरॉन भी है, अरेबिनोज ओपरॉन है, ARS है, हिस्टिडीन ओपरॉन, वैलिन ओपरॉन. तो यहाँ पर एग्जांपल्स में फोर्थ ऑल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट? स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपरेटस. अपरेटस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपरेटस एक्सपेरिमेंट. इसमें इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे लाइटनिंग के लिए. जो प्रिमिटिव अर्थ पे लाइटनिंग होती थी उसको सिमुलेट करने के लिए. इसके अलावा यहाँ पे गैसेस जो थी वो जो प्रिमिटिव अर्थ पर थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स. तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो में थी. इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये ओपेरन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, और इन्होंने बनाया था अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल. इलेक्ट्रोड्स, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर. Now we move to another question. Question number 124th. Select the incorrect match. यहाँ पर आपको incorrect match बताना है. एंजियोस्पर्म developed in Paleozoic era. Paleozoic era में नहीं, ये आए हैं Cenozoic era में, जो इस समय मॉडर्न एरा है. जोस्टेरोफाइलम. जोस्टेरोफाइलम जो है ये प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, एंसेस्टर ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जिनसे टेरिडोफाइट्स वगैरह बने. साइकेड्स. साइकेड्स क्या है? ये जिम्नोस्पर्म्स, सीड बियरिंग. और इनका भी एरा सही दिया हुआ है. हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ये मीजोजोइक एरा में. जोस्टेरोफाइलम से दो तरीके के लाइकोपोड्स थे, आर्बोरिसेंट जो ट्री लाइक थे, और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स. और दूसरे जो हैं ये हर्बेशियस लाइकोपोड्स. तो ये भी सही है. यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 125. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? तो ये राइबोसोमल आरएनए. आरएनए का वैसे कैटालिटिक रोल भी है. कैटालिटिक की तरह जब ये एक्ट करता है तो इसको बोलते हैं राइबोजाइम. प्रोकैरियोटिक सेल में 23S राइबोसोमल आरएनए, और यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल आरएनए. कैटालिटिक के बाद ये मैसेंजर का भी काम करते हैं. आरएनए की बात हो रही है जो डिफरेंट टाइप्स के हैं. तो आरएनए, मैसेंजर आरएनए भी, जैसे एमआरएनए. इसके अलावा ये एडाप्टर टीआरएनए, और ये जेनेटिक मटेरियल का भी काम करेंगे वायरस में. तो यहाँ पर आंसर सही होगा राइबोसोमल आरएनए, सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 126. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर जॉर्ज गैमो. तो जॉर्ज गैमो ये फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, जैसे यू 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 अभी पीछे क्वेश्चन था, ये फेनिलएनालिन के लिए कोड करेगा.
ये कोडेड इन्फॉर्मेशन जो होगी mRNA लेकर के आता है डीएनए से, और उसके बाद फिर ये टीआरएनए यहाँ पर अमाइनो एसिड लेकर के आएगा फेनिलएनालीन। तो ये सबसे पहले ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड, ये किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने। तो 126 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 127। Which of the following bond is present in between nitrogenous base and deoxyribose sugar in DNA? तो nitrogenous base and deoxyribose sugar, सुगर जैसे अगर राइबोज है, नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है, तो ये बनाएगा एडिनोसिन। और एडिनोसिन क्या हुआ? ये हुआ न्यूक्लियोसाइड। इसी में जब फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि मोनोमर है डीएनए या आरएनए के लिए। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट होगा? यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पर होगा फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। आंसर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 128। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल फैमिली में थी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और ये 3 तरह की है, ए, बी और सी। ए वाला जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से, बी वाला क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से, और सी वाला क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से। ये दोनों है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पर हीमोफिलिक मैन, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला जो होगा एक्स क्रोमोसोम पर होगा इसका जीन। तो हीमोफिलिक मैन, क्योंकि ये हेमीजाइगस कंडीशन है, तो ये एक्सप्रेस करेगा। हीमोफिलिक वुमन, वुमन ये हीमोफिलिक नहीं है, ये क्या है? ये कैरियर है, इसमें एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन में फीमेल के लिए सेक्स लिंक्ड अगर है, और हेमीजाइगस कंडीशन मेल में एक्सप्रेस करती है। तो हीमोफिलिक वुमन ये सही है, और एक्स वाई जो होगा ये नॉर्मल मैन है। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। If distance between two genes are high and gene are loosely linked, which of the following statement not correct? तो अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, सपोज ये P और ये Q, तो यहाँ पर लिंकेज, लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। दो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उनकी साथ में ही इनहेरिट होने की टेंडेंसी होगी, दे विल स्टे टुगेदर। तो यहाँ पर लिंकेज कैसा होगा? अगर जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लिंकेज यहाँ पर वीक हो जाएगा, लिंकेज लो होगा। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, ये सही दिया। और परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई। मैप यूनिट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स का यूनिट, तो ये भी सही है। तो लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लिंकेज क्या आएगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स हाई है तो लिंकेज लो। और इसके अलावा डिस्टेंस के अलावा मैप यूनिट, क्योंकि इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैप यूनिट, या फिर क्रॉसिंग ओवर, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है इसका मतलब लिंकेज कैसा है? वीक है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये सारे करेक्ट दिए हुए। आंसर होगा 129 इज फोर्थ। नाउ अनदर क्वेश्चन 130। Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible. Total of 6 different genotypes
of the human ABO blood types. If n represent the number of alleles, then which of the following relation is correct for number of possible genotype? तो यहाँ पर ABO ब्लड टाइप, ABO ब्लड टाइप में 3 एलील्स हैं, IA, IB और IO या स्मॉल आई। तो ये 3 एलील्स, एग्जाम्पल हुआ ये मल्टीपल एलिज्म का। तो यहाँ पर जीनोटाइप्स n/2 इंटू n+1, ये इसके लिए फॉर्मूला है। n यहाँ पर अगर 3 है तो 3/2 इंटू 3+1, तो ये आएगा 6। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 6 और टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होंगे यहाँ पर 4। ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, ए बी होगा और ओ। तो फिनोटाइप हुए 4 और जीनोटाइप होंगे 6। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। विच इज द करेक्ट मैच? यहाँ पर फेनाइल कीटोनूरिया, फेनिलएनालीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, ये सही है। एलोंगेटेड शेप ऑफ आरबीसी, ये गलत दिया हुआ है, ये सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, ये इसका फीचर है, तो ये भी गलत है। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, ये सही है, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस भी किया है। 131 का आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंडल डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट? तो मेंडल का जो डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने राउंड येलो प्योर ब्रीडिंग और रिंकल्ड ग्रीन, F1 जनरेशन में यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब टाइप ऑफ गैमीट, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n। n यहाँ पर क्या है 2, हेट्रोजाइगस, तो ये हो जाएगा 4, 2 4 टाइप ऑफ गैमीट्स, तो ये सही है। वैसे बना करके भी अगर देखना चाहो तो RY, R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो 4 बनेंगे। इसके अलावा टोटल प्रोजेनी भी सही है 16, क्योंकि 4 मेल गैमेट्स हो गए, 4 फीमेल गैमेट्स, इस तरह से। तो ये हो गए टोटल 16 प्रोजेनी, ये भी ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पर देखे जाएं तो फिनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो अगर देखें तो 1:2:2:4:2:1, 2:1 और 1:1। तो टोटल कितने हो गए? 4 ये, 2 ये, 2 ये और 1 ये। 4, 2 6, 2 8 और 1 9। टाइप ऑफ जीनोटाइप्स जो हैं ये 10 नहीं 9 होंगे। और टोटल रिकॉम्बिनेशन, तो ये पेरेंटल वाला होता है। ये कौन से हैं? राउंड येलो जीनोटाइप अलग अलग होंगे, और ये रिंकल्ड ग्रीन एक ही टाइप का, तो ये पेरेंटल टाइप हो गए। ये वाले जो होंगे ये राउंड के साथ हो सकता है ग्रीन, और ये वाला रिंकल्ड के साथ येलो। तो ये रिकॉम्बिनेशंस हैं जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं प्रेजेंट थे, तो इनको बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट्स। 6 होंगे रिकॉम्बिनेंट्स, 6। तो यहाँ पे आंसर होगा A and D 2। Now we move to another question, question number 133। A free living fungi that are very common in the root ecosystem and are effectively used as biocontrol agent of several plant pathogen। तो ये कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। और ये किसके लिए? फंगस के ही अगेंस्ट बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है। ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम, ये रिंगवर्म के जेनर हैं जो रिंगवर्म कॉज करते हैं फंगल इन्फेक्शन। पेनिसिलियम एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्राइकोडर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है एंटीबॉडी का वाई शेप, ये दो हैवी चेन्स और दो यहाँ पर ये लाइट चेन्स, तो H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। X यहाँ पर क्या है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और ये क्या है, ये N टर्मिनल है, और ये वाला C टर्मिनल, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो X एंटीजन बाइंडिंग साइट सही दिया हुआ है, Y लाइट चेन सही दिया है, Z हैवी चेन ये भी सही है। हैवी चेन्स, दो हैवी चेन्स में दो सल्फाइड ब्रिज, और एक हैवी और एक लाइट चेन में एक एक सल्फाइड ब्रिज, तो यहाँ पर आंसर होगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये क्या करेगा, ये निमोनिया कॉज करेगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के लिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री, डिसेंट्री में क्या है, स्टूल मिक्स्ड विद म्यूकस एंड ब्लड, तो ये डिसेंट्री। और वूचरेरिया फाइलेरियासिस, वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वूचरेरिया मेलई, और फाइलेरियासिस में होगा क्या, लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन। तो आंसर होगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सेकंड, आंसर इज सेकंड। So I have covered my portion. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. Thank you. तो हेलो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं आपको 136 से 70 तक करा रहा हूं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है बेटा। लिखा हुआ है एंटमीवा, एंटमीवा हिस्टोलेटिका एंडोपैरासाइट है, बिल्कुल है। फिर बाद में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, बिल्कुल है। मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट होता है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफिनूरियम मतलब टाइफाइड के लिए। और क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो पैरासाइट के तौर पर लिखा हुआ है, ये बात गलत है। मॉस्क्यूटो पैरासाइट नहीं होते, वो तो आपके पास वेक्टर होते हैं, क्योंकि पैरासाइट वो हैं जिनके लाइफ साइकिल में, हाँ मतलब उनके लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल होता है। बल्कि आपके पास मॉस्क्यूटो जो है वो वेक्टर में आता है, वो नहीं आता पैरासाइट में। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है, बताइए। डेंगू और डिजीज लिखा हुआ है, वेक्टर लिखा हुआ है। डेंगू जो है वायरस के द्वारा होता तो है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है बेटा, गलत है। चिकनगुनिया एडीज मॉस्क्यूटो वेक्टर है, डेंगू के लिए भी एडीज है मॉस्क्यूटो वेक्टर है, फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो आपके वेक्टर है। ऐसी तो आपसे कहा जाए मलेरिया के लिए एनोफ्लीज, वो भी आपके पास वेक्टर है। लेकिन डेंगू के लिए वायरस वेक्टर नहीं है, वो तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। आगे देखिए, आगे हमारे पास 138, द प्लांट्स हैव विच स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट में कौन सी स्ट्रक्चर है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको प्लांट्स में स्टोमेटा मिलेंगे, आपको पास लेंटिसेल मिलेंगे, और जो आपके पास पैरेन्काइमा के बने हुए जो कॉर्टेक्स होते हैं उसके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर स्टोमेटा और लेंटिसेल के बारे में सही बात लिखनी है। हिस्टोमेटा और हाइडेथोड, हाइड्रोथोड नहीं होगा, हाइड्रोथोड तो वो पोर होता है जहां से गटेशन होता है, वाटर का लॉस होता है थ्रू द ड्रॉपलेट। क्यूटिकल और लेंटिसेल नहीं, क्यूटिकल और हाइड्रोथोड नहीं, स्टोमेटा और लेंटिसेल आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 138 का 4। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपको पता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। अगर इसमें आर एच को भी एंटीजन को काउंट करें तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, और ओ नेगेटिव हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। याद रखिएगा बेटा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। चलो आंसर आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट के तौर पर क्या आ जाएगा? ए बी फर्स्ट हो गया। आगे आइए, लिखा हुआ है कि इन द फर्मेंटेशन सेज बाई ईस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन बाई सेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है,
विच पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड एथेनॉल। इसी को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से मिलने वाले 2 ATP का ही फायदा होगा। कहा जाता है सिर्फ 56 किलो कैलोरी ही बनती है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ लेस देन 7% है। आगे लिखा हुआ है इन एनिमल सेल ऑल्सो लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज inadequate फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाई द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की इनएडिक्वेट कंडीशन में हमारी मसल सेल एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर सकती हैं, और वो आपका पास फर्मेंटेशन कैसा कहलाया जाएगा, उसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड nutrients, oxygen and other essential substance to the tissue and CO2 और other harmful substance away for elimination। बिल्कुल सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसके किसके बीच चलता है? हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच। बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है, जबकि जो प्योर ब्लड होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला, लेफ्ट एंड वेंट्रिकल के जरिए बॉडी टिश्यू को दे दिया जाता है। हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच चलने वाले इसी सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। बात सही है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिक इन वेन देन द आर्टरी। गलत बात हो गई, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया थिक होती है आर्टरीज में, तभी ब्लड मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ल्यूमिन कम हो जाता है। आंसर दूसरा वाला जो है ना स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। पहला सही दूसरा गलत। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? सेकेंड। आगे आइए, लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बिल्कुल बात सही है, हम अपने इनविजिबल वर्ल्ड को नहीं जानते, और आपको पता है रॉबर्ट मैंने बताया था हम अपने प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं जानते। इतना ज्यादा कुछ हमारे पास नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज प्रॉब्लम इज दिस, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज, और मैनी स्पीशीज तो ऐसी भी हैं जिन्हें हम सिंपल कल्चरेबल मीडियम में कल्चर नहीं करा सकते। असर्शन सही, रीजन सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर आपके पास 4 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में आपको पता है कि हॉटस्पॉट बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज को रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा है। सर्फ और इन सीटू कंजर्वेशन सही है, ऑन साइट कंजर्वेशन है, लेस देन 2% एरिया ही कवर्ड है, और रिड्यूस कर रहा है बहुत सारा मास एक्सटिंक्शन को, रेट को कम कर रहा है। एंडेमिक स्पीशीज जो एक ही जगह कन्फाइंड है उन्हें बचाकर रखने में हेल्प कर रहा है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, सारी बातें सही। आगे देखिए, लिखा हुआ ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विच ग्रुप फाउंड टू बी मोर वनरेबल फॉर एक्सटिंक्शन। मोर वनरेबल एक्सटिंक्शन के लिए कौन है? तो कहा जाए एनिमल में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एम्फीबिया फॉर द एक्सटिंक्शन। और अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा खतरा एक्सटिंक्शन का जिम्नोस्पर्म को है। समझ पाए? तो आंसर यहां पर क्या बन जाएगा? एम्फीबिया। आगे आइए, अगला लिखा हुआ इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट। अगर कोई भी आपके पास जो प्रोटीन बनाई जा रही है हेट्रोलॉगस होस्ट से, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं और से लिया गया और उसका वेक्टर कोई और से लिया गया, बनाया हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो भी बनेगी वो हेट्रोलॉगस होस्ट से बनेगी। ये सिंपल स्पेशल प्रोटीन नहीं, हैवी नहीं, इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हैं। आंसर 3rd बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ इन ऑर्डर टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो आपके पास वेक्टर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ, वो कोई भी सेल ऐसे नहीं लेती, उसे कॉम्पिटेंट बनाना होता है। बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उसे डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कराकर उसे हम पहले मतलब
42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, फिर उसे चिल्ड करते हैं, फिर उसे हम जो है ना हीट शॉक ट्रीटमेंट देकर उसमें पोर्स का साइज बढ़वा लेते हैं, जिससे आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेकअप कर लेता है। कौन? बैक्टीरियल सेल। प्लांट में जीन गन मेथड अपनाते हैं और एनिमल सेल के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड अपनाते हैं, है ना। तो आपके पास लिखा हुआ डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया, और हाउ दिस एनेबल्स द एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल। तो इट क्रिएट ग्रेडियंट नहीं, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स टू द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। ये बात सही है, ये एक्टिव अपटेक नहीं कराता और ये आरएनए की बात नहीं। आंसर आपके पास सेकंड बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन अ पैथोजन ऑफ। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मतलब सेवरल डाइकॉट प्लांट में पैथोजन के तौर पर काम कर रहा है। ऑल एंजियोस्पर्म नहीं, ऑल डाइकॉट नहीं, सेवरल एल्गी नहीं। आंसर आपके पास होगा 4। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा हुआ हु हैज गॉट द एबिलिटी ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदलने वाला वो वायरस है एनिमल्स में, नाम है रेट्रोवायरस। तभी रेट्रोवायरस के द्वारा अगर मुझे जीन को ट्रांसफर करना होगा, एलियन जीन को, तो हम वहां पर उसे डिसआर्म करके भेजते हैं, जिससे वो कैंसर कॉज ना कर पाए। आगे देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस बाय। ट्रांसजेनिक प्लांट को हमने क्यों प्रोड्यूस किया? जीन म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए नहीं, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं, डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम नहीं, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन। ये बात हम कुछ अपने हिसाब से करेक्टर चाह रहे हैं फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉरेन जीन के से प्राप्त प्रोटीन के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं। आगे देखिए, लिखा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीसीआर। पीसीआर के रिस्पेक्ट में करेक्ट बात बतानी। तो आपको पता है, लिखा हुआ इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी बनाते हैं हम जीन की, मतलब डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, वो भी इन विट्रो कंडीशन में, और यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर। ठीक है, आपको पता है कि ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ यूज किया जाता है, जिसे हम टेक पॉलीमरेज कहते हैं, और ये लिया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। और ईच साइकिल हैज 3 स्टेप, आपको पता है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एनियलिंग, और थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एक्सटेंशन। आपको पता होना चाहिए कि लगभग पहला वाला जो टेम्परेचर है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग एनियलिंग होता है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होगा लगभग 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों में टेम्परेचर अलग होते हैं, इन तीनों स्टेप के द्वारा पीसीआर होती है। तीनों बातें आपकी सही है, आंसर ऑल बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमने विटामिन ए रिच करने वाले जीन को गोल्डन राइस में ट्रांसफर किया। तो आंसर हमारे पास गोल्डन राइस होगा। बीटी ब्रिंजल बनाया है बैसिलस thuringiensis बहुत सारे लैपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन्स के बिहाफ पर। फ्लावर सावर टोमेटो हमने ऐसे जीन को इनएक्टिव किया है जो उसे जल्दी पकने नहीं देता, ठीक है। और कैनोला एक तरीके का हम कहते हैं व्हाइट मस्टर्ड, जिससे मुझे ओलेइक एसिड जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ तो आंसर तो गोल्डन राइस है। लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर यूजफुल। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है, क्यों? क्योंकि ईल्ड इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, हमारे पास केमिकल, मतलब जो आपके पास डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर, वो कम हो जाती है, और अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से भी हम बच जाते हैं। ये तीनों बातें सही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए। आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बढ़िया से मैच बताइए, कौन सा मैच इनकरेक्ट है? मियोसिस, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल, वो भी एस फेज में। माइटोसिस में भी सिंगल साइकिल है डीएनए रेप्लिकेशन की। प्रोफेज 2 रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज्ड, गलत बात, क्योंकि वो होगा प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 में भी कहां पर बताओ बच्चा? वो स्टेज होगी आपके पास पेकाइटीन, जहां पर होगा क्रॉसिंग ओवर।
समझ पाए? सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस आपके पास होगा प्लांट्स में, और प्लांट्स में सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द मिडल लैमेला। स्पैग्नम भी प्लांट है और साइकस भी प्लांट है। आंसर आपके पास थर्ड छाटना था, इनकरेक्ट, तो आंसर थर्ड बना है। ठीक है, आगे देखिए अगला। अगला लिखा है इफ एन ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 48, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 है, ड्यूरिंग द सेल साइकिल व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? G1 S G2, क्रोमोसोम की संख्या किसी भी स्टेज में नहीं बदलेगी, क्योंकि G1 में भी 48 रहेगी, S में भी 48 रहेगी, G2 में भी 48 रहेगी। ठीक है, अगर ये माइटोसिस होता तो आफ्टर एम फेज भी 48 रहता, लेकिन अगर ये मियोसिस होता तो आफ्टर द मियोसिस ये 48 का क्या हो जाता? हाफ, मतलब 24। ठीक है, वरना आपको कोई भी डिवीजन नहीं है तो G1 S G2 में कोई भी डीएनए क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है, सही बात है, थिकेस्ट ग्रे मैटर जो गायराई और सल्साई मतलब जो फोल्डिंग्स में बटा हुआ है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर व्हाइट मैटर है, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। आपके पास अब पता है एमिगडाला हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, गलत बात, एमिगडाला आपके पास मिड ब्रेन का पार्ट है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4। आगे देखिए, लिखा हुआ NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइट। आपको पता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड मतलब स्ट्रोमा साइड है, जबकि वाटर की स्प्लिटिंग होती है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड, मतलब कि कहां पर बताओ? वो भी ल्यूमेन के साइड, थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन। तो ये वाली बात सही है। फिर लिखा है जब PS2 इज फंक्शनल इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन occurs in the cyclic flow of electron। PS2 के लिए साइक्लिक नहीं होता, यहां पर PS1 होता तो बात सही होती। तो ये वाली बात गलत हो गई, पहला सही दूसरा गलत। आंसर आपके पास 156 का सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, कैल्विन प्रपोज करते हैं द प्लांट चेंज इनटू लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एराय फिर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। कैल्विन ने ही आपको कैल्विन साइकिल दी थी, उन्होंने ही आइसोटोप का बेहतर यूज किया था और ट्रेस किए थे इंटरमीडिएट्स को, और उन्होंने ही बताया था लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। फिर लिखा हुआ मैपिंग ऑफ द पाथवे कार्बन एसिमुलेशन इन द फोटोसिंथेसिस अर्न नोबेल प्राइज टू कैल्विन इन 1971। बस यही बात गलत है, इन्हें ये नोबेल प्राइज 1961 को मिला था। पहला ऑप्शन सही दूसरा गलत, तो आंसर आपके पास सेकंड बन गया है। आगे आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच बताना है, बताओ बताओ कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच। देखिए लिखा हुआ है क्रॉप स्टोरिंग ऑफ फूड, बिल्कुल, क्रॉप में फूड का स्टोरेज होता है, जबकि गिजार्ड में ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हीमोलिम्फ कलरलेस प्लाज्मा ऑफ हीमोसाइट, सही है, क्योंकि आर्थ्रोपोड में जो उसका ब्लड है वो कलरलेस होता है, उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और जिस कैविटी में भरा होता है उसे हम हीमोसील कहते हैं। ब्लड वेसल्स वेल डेवलप, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर ओपन टाइप का सिस्टम है, लार्ज वेसल्स तो देखने को मिलती हैं, बाकी ब्लड वेसल्स आपको पास वेल डेवलप नहीं है। चैम्बर ऑफ हार्ट ग्रेटर देन फ्रॉग, ये बात बिल्कुल सही है, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि जो कॉकरोच होता है कॉकरोच का हार्ट जो है वो 13 चैम्बर्ड होता है। इसका मतलब ये बात सही है, गलत बात आपके पास 158 की थर्ड आई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना बेटा, बताओ। कैटेकोलामाइंस एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन कैटेकोलामाइंस कहलाते हैं, जो कि इमरजेंसी वाली कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस करते हैं, लिपोलिसिस करते हैं, प्रोटियोलिसिस करते हैं, और यूटिलाइजेशन और अपटेक कम करवाते हैं, लाइक द कॉर्टिसोल। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, कैटेकोलामाइंस ब्रेकडाउन कराएगा ग्लाइकोजन का, यस, लिपिड का भी यस, प्रोटीन का भी यस,
जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल मेडुला, गलत, ये एड्रिनल मेडुला नहीं होना चाहिए, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होना चाहिए। आंसर आपके पास गलत जो हो गया 159 का 4। ठीक है, अगला बताइए। लिखा हुआ है कि भैया जो शेप है करोला की वो कौन कौन सी शेप हो सकती है, तो ये ट्यूबुलर भी हो सकती है, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। करोला की शेप वेरी कर सकते हैं। आंसर आपके पास क्या हो गया 4। अगला बताओ, लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है, देखो बेटा निकाल पा रहे हो कि नहीं। देखो लिखा हुआ है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है, बिल्कुल मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड में नाम आता है। रुबिस्को आपके पास एंजाइम है, प्रोटीन है, ठीक है। साइटोसिन एक अमीनो एसिड है, बिल्कुल गलत है। साइटोसिन आपके पास एक पायरेमिडीन है, और पायरेमिडीन आपके पास क्या है, ये है नाइट्रोजनस बेस। क्या है बेटा, नाइट्रोजनस बेस है, गलत हो गया। काइटिन आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। आंसर आपके पास गलत चाटना था, थर्ड। अगला बताओ, इनवॉलेंट्री मसल आर प्रेजेंट इन, तो इनवॉलेंट्री मसल्स कहां पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री मसल में स्केलेटल मसल भी आती है, स्मूथ मसल भी आती, तो ये सारे के सारे एग्जांपल स्मूथ मसल के दिए हुए हैं। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, समझ पाए। अगला बताओ, लिखा हुआ है एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, स्ट्रीज एंड एल्पाइन मेड्यू has a greater ecosystem diversity than the Scandinavian country, और स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं लाइक नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्री आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो ये बांग्लादेश स्कैंडिनेवियन में नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, यूक्रेन नहीं आएगा, नॉर्वे आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, दोनों पार्टी बेनिफिशियल है। लिखा हुआ बर्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ये म्यूचुअलिज्म नहीं है, ये है कॉमन्सलिज्म। एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, यस, दोनों पार्टी बेनिफिशियल, म्यूचुअलिज्म। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई मतलब लाइकेन, यस, दोनों पार्टी बेनिफिशियल। और लिखा हुआ इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन और क्लॉन फिश, एक पार्टी बेनिफिशियल, एक पार्टी को ना फायदा ना नुकसान, मतलब कॉमन्सलिज्म। इसका मतलब म्यूचुअलिज्म के दो एग्जांपल हैं, बी और सी, आंसर फर्स्ट बना है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कैल्विन साइकिल, इसमें से कौन ऐसा है जो कैल्विन साइकिल में इंक्लूड नहीं है। आरयूबीपी बिल्कुल है, CO2 सबसे पहले आरयूबीपी के साथ कंबाइन करेगा, रुबिस्को की प्रेजेंस में बनाएगा पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आएगा, हाँ, ट्राइओस फॉस्फेट में फॉस्फोग्लिसरल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदलता रहेगा, जो कि ट्राइओस फॉस्फेट कहलाता है। OAA कैल्विन साइकिल का पार्ट नहीं है, वो पार्ट होगा आपके पास हेचन स्लैक पाथवे का। आगे आइए, लिखा हुआ विच in which plant sporophyte only in single celled zygote। भाई साहब एल्गी होती हैं, एल्गी में जो आपके पास स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस होती है, जाइगोट अकेली डिप्लॉइड सेल है, तो उसी जाइगोट को, उसी सिंगल सेल जाइगोट को हम स्पोरोफाइट मान लेते हैं इन द केस ऑफ एल्गी। तो ये वॉलवॉक्स में भी होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, लेमिनेरिया, सार्गासम, ये सब के सब एल्गी के एग्जांपल है। तो आंसर यहां पर ऑल हो जाएगा, लेकिन यहां पर फ्यूकस नहीं दिया, सही है, एक्टोकार्पस नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि फ्यूकस की बात करते तो यहां पर एग्जांपल हो जाता, फ्यूकस में आपको स्पोरोफाइट मल्टीसेलर देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ डिप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, किसकी, आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है फ्यूकस की। याद रहेगा कि नहीं बेटा। तो 166 में आपके पास आंसर हो जाएगा 4, सारे के सारे एल्गी के एग्जांपल हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ है करेक्ट मैच बताना है। बताओ निमेटोफोर, निमेटोफोर ऐसी क्या रूट है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। प्रॉप रूट एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है, जो कि प्रोटेक्शन मतलब सपोर्ट में हेल्प करेगी, सुगर केन और मेज में पाई जाएगी, फर्स्ट हो गया।
टैप रूट ऑफ टर्निप फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगी, थर्ड हो गया। और थॉर्न जो कि आपके पास स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्चुअली एक्सिलरी बड का, जो प्रोटेक्ट करेगा प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपके पास थर्ड बन गया है। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रोज। रोज के बारे में आप समझिएगा। देखिए, रोज से मैं पकड़ सकता हूं कि इसमें कंडीशन पाई जाती है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब आपके पास ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। और आपके पास अगर कहा जाए रोज, प्लम, पीच तीनों एग्जांपल है। लिखा हुआ गाइनोसियम इज सिचुएटेड in the center of the part of the flower, are located on the rim of the thalamus almost same level। ठीक है। एपोकार्पस मतलब जो भी कार्पेल होंगे वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, फ्री होंगे। ठीक है। सिनकार्पस नहीं होगी, सुपीरियर ओवरी नहीं होगी। आंसर होगा ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताइए। चलिए, ग्लूकोसामीन, आपको ये अमीनो शुगर होगा, ये हो जाएगा क्या, अमीनो शुगर, वी सॉरी 4। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट देगा, फॉस्फेट आपके पास कॉम्बिनेशन होगा न्यूक्लियोटाइड के, ये हो जाएगा फर्स्ट। एलेनिन अमीनो एसिड है, ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड। और सेलुलोज, आपके सेलुलोज की बात करी जाए तो इसमें ब्रांचिंग और हेलिक्स नहीं पाया जाता, तभी आयोडीन का टेस्ट नहीं देता, ये हो जाएगा थर्ड। तो आपके पास 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आंसर आपका फर्स्ट बन गया। और ये हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और बढ़िया से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में। एन बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। डी ई माइग्रेशन नहीं होता, डी का मतलब होता है मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर, जबकि आई मतलब आई माइग्रेशन है, बी मतलब नेटालिटी मतलब जन्म दर। तो आपके पास गलत बात बतानी थी, तो 170 का सेकंड आएगा। इस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ 135 से 136 से 170 तक देख लिए। इसके बाद का आपको विक्रम सर ये क्वेश्चंस कराएंगे, आगे के 170 से 200। यहां तक आप मुझे इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का ये 20वां टेस्ट है, जो कि 10 नवंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफी बढ़िया था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा उम्मीद है कि आगे भी आप बढ़ के हिस्सा लेंगे। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी अली सर और शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 70 तक की जर्नी आपके साथ की, बखूबी बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेनेशन किया उन लोगों को। थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर। और अब क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है द इंस्पायरेटिव रिजर्व वॉल्यूम। अब एक आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये होता है जब हम सोते रहते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, तो जो हम रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज करते हैं एक ब्रीदिंग में 500-600 ml, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। लेकिन जैसे ही हम जगते हैं और कॉन्शियस होते हैं और कॉन्शियस माइंड से हम जो इनटेक करते हैं एयर का, अब देखिए जैसे मैं रुका, अब जितना मैंने एडिशनल एयर वॉल्यूम का इंटेक किया, यही है इंस्पायरेटिव रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो है ही, इसके बावजूद जो है जो हमने एक्स्ट्रा इंटेक किया वो है इंस्पायरेटिव रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए, अब ये जो मैंने अपनी कॉन्शियस माइंड से जो निकाला एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है ERV। तो आपसे पूछा गया है IRV, तो IRV का जो अमाउंट दिया आपकी बुक में वो 2500 से 3000 ml दिया हुआ है। अब देखिए 1000 से 1100 ml जो है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, 1100 से 1200 ml जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। मतलब कहते हैं कि फोर्सफुली हम एयर निकालें। अब जो वॉल्यूम अभी भी मेरे लंग्स बचा है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, और एक होती है कैपेसिटी, मैं बोलूं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं बोलूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक। तो आंसर इज सेकेंड। अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आपको मैचिंग करानी है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये एक्सक्रीशन के चैप्टर से लिया गया है और वहाँ उसका आपको फुल फॉर्म बताना। पहला है
एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, ये बिल्कुल सही है। ये वही हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता था और सिक्रीट होने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होता था और जब बॉडी को नीड होती तो ये रिलीज होता, स्टोर एंड रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिंथेसाइज सिक्रीट हाइपोथैलेमस, ये बिल्कुल सही है। और इसका काम होता है डिजिटल डीसीटी पर वर्क करके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करना, और यही हार्मोन जो होता है वो डाययूरेसिस को प्रिवेंट भी करता है। क्या करता है? डाययूरेसिस को प्रिवेंट। ठीक है, आपको मालूम है कि जब आप नेफ्रॉन के पार्ट की बात करते हो तो सबसे पहला बॉमन्स कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद हेनले लूप और उसके बाद ये क्या है? डीसीटी। तो पीसीटी क्या है भाई? नेफ्रॉन का पार्ट है। डीसीटी क्या है? नेफ्रॉन का पार्ट है। इनके फुल फॉर्म जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी सही है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल जो गया, एफरेंट आर्टरियोल, इसकी कैपिलरी का कुछ यहाँ पे ढेर सारा गुच्छा बनता है और यहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है तो यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्ट्रेशन होता है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भाई ग्लोमेरुलर से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक, अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसको डिवाइड करें, डिफाइन करें तो बोलेंगे जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट। जो आपका डेटा आपकी बुक में दिया है वो 125 ml पर मिनट है और पूरे दिन की बात करेंगे तो 180 लीटर पर डे है। तो भाई ये चारों सही है, ए बी सी डी। तो क्या हो गया आंसर? ऑल, फोर्थ आंसर। अब देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन की स्टेप दी गई है। एक बात और, ब्रीदिंग अलग चीज होती है, ठीक, रेस्पिरेशन अलग चीज होती है, बात याद रखिएगा। ब्रीदिंग का मतलब केवल गैसों का इनटेक और आउटटेक, ये ब्रीदिंग है, या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। और इस गैस का ये ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिज्म पार्टिसिपेट करके आपके एनर्जी एटीपी के फास्फोराइलेशन तक जाए, मतलब ईटीएस तक जाए, तो उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन ये ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंचती। सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसके बाद ये एल्वियोलाई लंग्स में गैसों का एक्सचेंज, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड से होगा, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर टिश्यू पर एक्सचेंज होगा और फिर सेल में इसका पार्टिसिपेट होगा। तो ये इसी से पूछा गया कि रेस्पिरेशन के क्या स्टेप हैं। तो पहला तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ही है, डी, ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को हम लेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ CO2 का एनवायरनमेंट, ये ठीक है। फिर इन गैसों का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, कहाँ? अपने टारगेट टिश्यू में, टिश्यू तक। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 इन ब्लड इन टिश्यू, ये भी सही है। और इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सिर्फ फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ CO2, और ये कैटाबॉलिज्म जो है ये आपका रेस्पिरेशन है, या इसी को आप क्रेस साइकिल कह सकते हैं, ईटीएस वगैरह कह सकते हैं। ठीक, तो भाई क्या मिला मुझे? DACBE, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब लिखा स्टोमोकार्ड। आपको मालूम था कि शुरू में हेमिकार्डेटा जो था वो एक सब फाइलम था कार्डेटा का, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से इसे उससे अलग करके एक सेपरेट फाइलम दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो नोटोकार्ड था, नोटोकॉर्ड, उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल थी, एक्टोडर्मल, और पूरे रेस्ट कार्डेटा, जो पूरे के पूरे कार्डेटा था उसमें था मीजोडर्मल। ठीक, तो ओरिजिन के बेस पर ये नोटोकार्ड इन बाकी के नोटोकार्ड से अलग हो गया, तो फिर बाद में इसको स्टोमोकार्ड के नाम से दिया गया नाम, स्टोमोकार्ड। चूंकि बॉडी के हाफ में था इसलिए हेमिकार्टा का नाम दिया गया। और हेमिकार्टा में ये पाया जाता है, इसका एग्जांपल बैलेनोग्लासस और साइकोग्लासस है। तो स्टोमोकार्ड बैलेनोग्लासस से मैच करेगा, दैट इज ए फर्स्ट। अब देखिए वर्टिबल कॉलम जो होते हैं वो वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं, और आपको पता फाइलम कार्टा में यूरोकार्टा, सिफेलोकार्टा, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा जो होता है फर्दर ग्नेथोस्टोमेटा, और उसके बाद एक ने था, ये दो बनाया गया। ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में बांटा गया, पाइसेस और टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में सबसे पहले एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल। और मैमल में आपका एक एग्जांपल है डॉग, तो इसका मतलब वर्टिबल कॉलम डॉग से मैच करेगा। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका इकांड्रोमेटा करेक्टर है, जिसका मेंबर सी कुकुम्बर है, और इसका नाम होता है क्यू मीडिया। तो ठीक है भाई। नीडोब्लास्ट जो होती है मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होती है एनिमल किंगडम की, और ये आपका स्टिंग करती है और एनकरेज प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑरिलिया में। तो ये किस मेंबर का है? ये सीलेंटेटा में है, निडेरिया में। तो ये फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट जो होता है ये निडेरिया में पाया जाता है, या सीलेंटेटा करेक्टा है, और जिसका मेंबर ओरिलिया है। इसे जेलीफिश के नाम से जानते हैं भाई। ठीक, और ये मेडिसिन फॉर्म होती है, फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। अब यहाँ पे लिखा इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन वन एक्सॉन। कुछ नहीं, आपको मालूम था
कि जब आप न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो सबसे पहले आपके सामने है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब एक साइटॉन होगा और इसमें केवल क्या होगा, एक्सॉन होगा। और देखिए एक और बाईपोलर का मतलब एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। मल्टीपोलर का मतलब एक एक्सॉन होगा और मल्टीपोल ढेर सारे क्या होंगे, डेंड्राइट होगा। तो इसका मतलब चाहे यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर कोई हो, एक्सॉन की संख्या तो भाई साहब ओनली वन ही है। क्या है, एक्सॉन की संख्या ओनली वन है। तो मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर ये सब में है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, ये रेटिना में है और ये मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन हमारी बॉडी के जो होते हैं मल्टीपोलर होते हैं। तो केवल सभी में एक एग्जाम है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कहा गया है, एक होता है टोटली एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड हो, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के सब केवल एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन आपके जो कुछ ऐसे भी सेल्स या कुछ ऐसे भी पार्ट ऑर्गन होते हैं जो आपके एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं, उसमें आपका एक ओवरी है, ठीक, और टेस्टिस है। तो ये दोनों मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये सेक्स ऑर्गन तो है ही, ठीक, लेकिन ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, ऑस्ट्रोजन, ये एंड्रोजन। तो क्या कहा गया कि टेस्टिस एंड ओवरी आर नॉट ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है। और ये किस कंटेक्स्ट में, किस रेफरेंस में कहा गया है कि भले ही ये हार्मोन सिक्रीट करते हों लेकिन ये आल्सो ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल सही सर। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज फोर्थ। अब लिखा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कमी आर्टरी इज फाउंड इन डायलिसिस, इट इज कॉल्ड क्या, आर्टिफिशियल किडनी। क्यों आर्टिफिशियल, क्योंकि इसी से फिल्ट्रेशन होता है। जो काम हमारी किडनी करती है वही डायलिसिंग यूनिट करता है। जब कभी आपने डायलिसिस देखा हो कि लंबा सा से मोटा सा ट्यूब होता है, डायलिसिंग यूनिट, आर्टिफिशियल किडनी। क्या होगा सेकेंड आंसर। अब लिखा एम्ब्रियो, यहाँ पे ये तीन वर्ड्स की मैचिंग है। आपको मालूम था कि जब आप एम्ब्रियो की बात करते हो बच्चों तो ब्रायोफाइट्स से लेकर आपके आगे सभी में होगा, एंजियो तक होगा। अब देखिए ब्रायोफाइटा एम्ब्रियो स्फेगनम सबसे पहले कहाँ बना, ब्रायोफाइटा में। और ब्रायोफाइट में क्या है, लिवरवर्ट मॉस। लेकिन स्फेगनम जो है ये मॉस है भाई, ये लिवरवर्ट नहीं है, ये इससे गलत है। बात को समझिए, तो गलत हो गया। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले कहाँ बने, टेरिडोफाइट्स में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और टेरिडोफाइट से फिर आगे एंजियो तक तो होते ही हैं, ठीक। तो ट्रायोटेरिस आपका क्या है, एक टेरिडोफाइट्स है, लेकिन ये मॉस नहीं है, इसलिए गलत है। अब देखिए पॉलन ग्रेन जो है जिम्नो एंजियो का करेक्टर होता है और आपके जिम्नो से पाइनस, साइकस, सेड्रस पाते हैं, सही है। लेकिन फ्लावर, फ्रूट ये करेक्टर एंजियोस्पर्म के, तो फ्लावर प्रेजेंट, ये गलत है। अब देखिए ग्रेसिलेरिया एक एल्गी है, ठीक है। और ग्रेसिलेरिया में जो गैमेटोफाइट होता है ये यहाँ पर है बच्चों, ये सेटिंग थोड़ी गड़बड़ है, ये मल्टी सेलर होगा। जो गैमेटोफाइट मल्टी सेलर होता है, मेन प्लांट बॉडी होता है, डोमिनेंट होता है। और एल्गी में केवल आपका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो क्यों सिंगल सेल जाइगोट का होता है, ये बात याद रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में तो ये रेड एल्गी है भाई, ग्रेसिलेरिया सही है। तो ये सही है। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ए बी सी फर्स्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैचिंग है। अब देखिए ये जो चीज दी गई डायग्राम, इसे हम आपके कैलिक्स के लिए भी सपोज कर सकते हैं और कोरोला के लिए भी सपोज कर सकते हैं, माइंड इट, ठीक। अगर आपको पता हो कि जो मटर होता है इसमें वेलवेट स्टिवेशन होता है कैलिक्स का, ठीक, और कोरोला का होता है एक्सिलरी। और अगर आपने मान लीजिए इसे आपने कैलिक्स का सपोज किया पूरे को, तो ये तो मैचिंग आपकी गलत हो जाएगी, तो इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा। माइंड इट, आप कुछ बच्चे मेरे पास आएंगे, पेपर बच्चे आएंगे या कुछ बच्चों का क्लेम होगा कि सर मैं इसे कैलिक्स कोरोला दोनों सपोज नहीं, एक बार में आप कोई ही सपोज करेंगे। मान लीजिए आपने कैलिक्स सपोज किया तो ये कभी भी इससे मैच नहीं करेगा और डी आपका गलत हो जाएगा, तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मामला है 50-50 सपोज करने की। अगर मैं कोरोला से सपोज करता हूँ तो भाई ये तो मुझे वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा है, ठीक, वेलवेट एस्टिवेशन, तो भाई ये तो सही है। ये आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ठीक, ये चाइना रोज में सही है क्योंकि मालवेसी का मेंबर है, ठीक। और मालवेसी का दूसरा लेडी फिंगर भी होता है सर, कॉटन भी होता है, तो ये इस यहाँ होना चाहिए, तो ये गलत हो गया और ये हमें सही दिख रहा है जल्दी। अब देखिए हमारा सी गलत है, ए बी और डी, तो ए बी डी हमें आंसर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर निकल आएगा। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने कैलिक्स सपोज किया तो ये गलत हो जाएगा और कोई आंसर नहीं आएगा, और एक बार में आप एक ही सपोज करेंगे। तो मैंने इसे कोरोला सपोज करते हुए किया, तो आंसर मेरा पहला आ गया, फर्स्ट आंसर। लिखा हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर फ्रॉग। आपको पता है फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबिया है, ठीक, एम्फीबिया है तो कॉर्डेट है, नो डाउट। अब देखिए जो ईयर का काम होता है वो हेयरिंग में ही होता है, ये आप हम लोग अब चूंकि हम लोग के कोर्स से हट गया है, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग बोथ, ये बात याद रखिएगा, बैलेंसिंग, तो ये सही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, आई सिंपल होती है, क्यों, क्योंकि एक ही लेंस होते हैं। और विडर कैनाल जो होता है ये किडनी का पार्ट है भाई, विडर कैनाल ये किडनी का पार्ट है, और एक किडनी में एक होता है। अब मैं कह रहा हूँ एक किडनी में एक होता है, किडनी एक पेयर होती है तो एक पेयर विडर कैनाल भी होगा मेल फ्रॉग में। तो ये चारों सही, ए बी सी डी ई, दैट इज 4 फर्स्ट आंसर। लिखा कंप्लीट। आपको ये मालूम है कि साइटोलॉजी सेल साइकिल में जो प्रोसेस होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये अलग अलग किताबों में है, लेकिन एनसीईआरटी ने अर्ली और लेट का कहा है। मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेस लेट प्रोफेज में हो रहा होगा उसी घटना की स्टार्टिंग आपके अर्ली मेटाफेज की होगी, या हम ये कह सकते हैं इसकी बिगिनिंग जो होगी, बिगिनिंग मेटाफेज की, वो इसी से होगी। मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो जाता है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लानेटिकुलम ये गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर लेट प्रोफेज में ये चीज पूरी हो जाती है तो अर्ली मेटाफेज या बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज इसी से स्टार्ट होगा। तो क्या लिखा सर, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज क्या, मेटाफेज, मेटाफेज, ये सही है। अब देखा प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट, बिल्कुल सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। मैं कह रहा हूँ एक सेल है और क्रोमोसोम जो होता है वो अरेंज होता है ऐसे, इसी को आप मेटाफेजिक प्लेट बोलते हो, फोर्थ आंसर। अब देखिए फिर का करेक्ट मैच है ऑक्सीटोसिन। आपको मालूम था ये भी वो हार्मोन था जो हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्योरिटी सेल न्यूक्लियाई सिक्रेट करती थी, सिक्रेट वहां होता था, सिंथेसाइज होता था, लेकिन स्टोर एंड रिलीज कहाँ होता था, पॉजिटिव पिट्यूटरी में। इसका काम होता है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करना, और ये कहाँ कहाँ फैलोपियन ट्यूब में है, लेबर पेन में काम करता है। मेलानोसाइट जो मेलानिन कंटेनिंग सेल होती है भाई, और एमएसएच रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और ये कहाँ से निकलता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से भाई, ठीक है। तो ये तीनों सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए मेरा फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच है। कहते हैं कि भले ही मेंडल का वर्क 1965 में पब्लिश हुआ हो, 1865 में पब्लिश हुआ हो, लेकिन 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा, ठीक। और बाद में 3 साइंटिस्ट ने इसकी रीडिस्कवरी की, क्या की भाई, रीडिस्कवरी, ठीक। तो वो 3 साइंटिस्टों में कौन कौन से थे, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, ठीक है, और टेसर मैक। तो कोरेंस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क में हैं। अब देखिए मेंडल के नियमों को लेकर के और सेल साइकिल, सेल डिवीजन का आइडिया दोनों मिला करके साइंटिस्ट थे सटन और बावेरी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कही। तो सटन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में है लिंकेज। कहते हैं कि जब आपके डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया तो उन्हीं बातों को आधार मानते हुए मोर्गान ने ड्रोसोफिला पे काम किया, और इन्होंने देखा कि 2 कैरेक्टर्स, वहां पर भी 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे और यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर लिए गए थे। 2 कैरेक्टर में बॉडी से बॉडी कलर लिया गया, और जब इन्होंने F2 जनरेशन में चीजों को देखा तो इन्होंने कहा भाई कि 9:3:3:1 में ये रिकॉम्बिनेंट हमें इसी रेशियो में लगभग मिलने चाहिए। तो उन्होंने देखा कि मोर पैरेंटल कैरेक्टर ज्यादा ऑब्जर्व हुए, ठीक, जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था। नेचर में जब कोई घटना नहीं घटती है तो साइंटिस्ट उस पर सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अभी तक ये एक्सपेक्ट किया गया कि भाई लगभग 9:3 रेशियो के, मतलब मान चले कि 40% के आसपास हमें रिकॉम्बिनेंट मिलने चाहिए नॉन पेरेंटल, और पेरेंटल हमें लगभग 50% या 60% के आसपास मिलने चाहिए। तो ऐसा हुआ नहीं, पेरेंटल की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब जिस जीन का बिहेवियर हम अब तक जान रहे थे उस जीन के बिहेवियर के अलावा भी जीन का कोई ऐसा बिहेवियर है जो जिससे अब तक दुनिया अनभिज्ञ थी, और अब जो कोई घटना घटती है तो उसके लिए कोई नया टर्म। तो जीन के इस बिहेवियर के लिए जिससे मोर पेरेंटल कैरेक्टर होल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, मोर पेरेंटल
कैरेक्टर होल्ड हो रहा है, इसी को बाद में इन्होंने नाम दिया लिंकेज, दैट इज एसोसिएशन ऑफ जीन, फिजिकल एसोसिएशन जीन मोर पेरेंटल कैरेक्टर आने के लिए, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए इन्होंने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेशन। तो टर्म लिंकेज किसने दिया, मोर्गन ने, और इन्होंने किस पे काम किया, ड्रोसोफिला पे। अब देखिए ये कहा गया था मेंडल के समय पर कि भाई कोई एक जीन है एक्स, ये एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक। अब ये कहा गया कोई एक मेंडल के समय, फिर बाद में देखा गया कि एक जीन है एक्स, वो 2 कैरेक्टर को 3 कैरेक्टर ज्यादा फिनोटिपिक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं सीड वाली ब्रांच में, और साइज को भी कर रहा था और शेप को भी कर रहा था आपसे स्टार्च ब्रांचिंग साइड वाले में। फिर फिनाइलकीटोनुरिया बीमारी आई कि इस बीमारी में एक जीन की वजह से फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिस्टर्ब होता है, जिससे फेनाइलएलानिन जो है वो टाइसन नहीं बदल पाता है। तो ये तो एक जीन की डिस्टर्बेशन हुई, लेकिन इसके फिनोटिपिक जो ट्रेट प्रभावित हुए वो मल्टीपल हुए, तो इस घटना का नाम दिया गया प्लियोट्रॉपी। मतलब एक ही जीन की वजह से कई सारे फिनोटाइप डिस्टर्ब हो, अफेक्टेड हो, इसको नाम दिया गया क्या, प्लियोट्रॉपी। तो आपका फिनाइलकीटोनुरिया प्लियोट्रॉपी से मैच करेगा, न कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। अब ये क्या बोला है, मेंडल ने कहा था कि एक जीन है वो किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, तो अब मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड कई सारी जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट होता है, आपकी बुक में दिया है। और इसमें हर एक जीन हर एक एलील का एडिटिव इफेक्ट आता है, बात को समझिए। तो भाई यही गलत है, फोर्थ आंसर। लिखा रेसर पाइन। आपकी किताब में जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी कई प्रकार की, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी में इन्होंने एक पेड़ का नाम लिया राउल्फिया वोमेटोरिया। क्या लिया है, राउल्फिया वोमेटोरिया। और इन्होंने बताया कि सपोज ये एक हिमालय पर्वत है, एक यहाँ ग्रो कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक ही स्पीशीज एक ही जीनस का होने के बावजूद भी अलग अलग प्लेस पे जो ग्रो कर रहा है, उसमें इस रेसर पाइन केमिकल की कंसंट्रेशन और पोटेंसी वेरिएबल है। मतलब एक ही जीनस एक ही जीन है, लेकिन देखिए डाइवर्सिटी आपको दिख गई इस केमिकल की रिगार्डिंग, मतलब पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग अलग प्लेस पे ग्रो करने वाले की अलग अलग है। तो ये क्या है, राउल्फिया वोमेटोरिया। और इसकी किससे संबंधित है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से। थर्ड आंसर लिखा गया, आप देखिए यहाँ लिखा फेदर। आपको मालूम है कि जो एप्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये भी आपके टेट्रापोडा के मेंबर हैं सर। और टेट्रापोडा का मेंबर होता है टू पेयर लिम्ब, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। तो इनमें जो 4 लिम्ब होता है वो फेदर में बदल जाता है, जो कि उड़ने के काम आता है, जैसे पर के नाम से जानते हो। और उड़ने में इनकी हड्डियों में थोड़ा सा एयर स्पेस बना होता है, जिन्हें हम निमेटिक बोन के नाम से जानते हैं। तो निमेटिक बोन बर्ड्स में होता है, बर्ड तोता होती है, फेदर होता है। पहला सही है। आपको मालूम है कि मैमल और बर्ड्स क्या होते हैं, ये होम्योथर्मस होते हैं, माने इनका जो इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का है वो अलग अलग सीजन्स में कांस्टेंट बना रहता है। बात को सही से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, मैं अपने रूम पहुंच जाऊंगा तो भी 37 रहेगा, मैं सुबह आया था तो भी 37 था, ठीक है। तो लिखा क्रॉप, और ये क्रॉप और गिजर्ड जो बच्चों ये इधर है, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो भगवान ने क्या किया, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एडिशनल चैम्बर दिए, एक क्रॉप और दूसरा क्या दिया भाई, गीजर्ड। ये क्या था, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल के लिए, और ये किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक। और ये होम्योथर्मस होते हैं, ये पिजन एक कबूतर बर्ड है, 2 ऑर्किल, और ये यहाँ पे आएगा 2 वेंट्रिकल। अब देखिए होता क्या है, आपसे कहा जाता है कि भाई अगर 2 चैम्बर वाले हैं तो इसमें 1 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हर्ट वाला है तो 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल, और 4 चैम्बर वाला है तो 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर वाले होते हैं कौन, बर्ड और मैमल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, तो 2 ऑर्किल 2 वेंट्रिकल, पिकॉक हो सही है, पिकॉक मोर। और स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, यहाँ पे होगा हाइंड लिम्ब, ये पक्षियों का करेक्टर है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब देखिए इनके हाइंड लिम्ब पर स्केल्स पाया जाना ये बताता है कि इनके इंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स का पाया जाना रेप्टिलियन इंसेस्ट्री है भाई। तो यहाँ पे चारों सही है, ए बी सी डी, दैट इज फोर्थ आंसर, थर्ड आंसर। तो ऑल लिखा सेट द पीरियड्स ऑफ सिनोजेनिक एरा। आपसे बताया गया था कि जब आप एरा की बात करते हो तो ए स्क्वायर, पी स्क्वायर, एमसी, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, और उसके बाद था पैलियोजोइक। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में यहाँ से दिया हुआ है,
और उसके बाद क्या आता है ये मीसोजोइक, उसके बाद क्या आता है सीनोजोइक। इन सब के अब देखिए जैसे आप पढ़ते हो सबसे बड़ा होता आवर, उसके नीचे घंटा, मतलब उसके आवर, उसके नीचे मिनट, उसके नीचे सेकेंड। ऐसे ही सबसे बड़ी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की है वो एरा है, और एरा से छोटा क्या होता है पीरियड, और फिर छोटा क्या होता है इपोक। ये आपकी बुक में दिया होगा भाई, ठीक। तो इसका मतलब एक एरा में ढेर सारे पीरियड होंगे और एक पीरियड में कई सारे इपोच होंगे। अब देखिए पहले जो एक एरा में जो आपका पीरियड है उसका फॉर्मूला कॉस DCP, ठीक है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविक्सन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो इसका मतलब पैलियोजोइक का कार्बोनिफेरस है तो ये गया, पर्मियन नहीं, डिवोनियन नहीं, ठीक। अब देखिए जो मीसोजोइक एरा है इसमें होता है ट्राइजेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, जिसकी फिल्में आपने काफी देखी हैं, ठीक है, और जो कि काफी सुपरहिट रही है, मैंने भी देखी है, ठीक है। और उसके बाद क्रिटेशियस, ठीक। ये तीनों पीरियड है किसके मीसोजोइक एरा के, तो ये भी गया मैदान से बाहर। अब देखिए सीनोजोइक एरा के दो पीरियड, पहला क्वाटरनरी, दूसरा टर्शियरी, ठीक। तो यही है आपका आंसर, ओनली सी फर्स्ट आंसर। आपसे पूछा जाएगा ना कि सीनोजोइक एरा का पीरियड कौन है, तो ये दोनों पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक, और ये वाला मीसोजोइक, और ये क्या आ गया आपका सीनोजोइक एरा का, ओनली सी फर्स्ट आंसर। अब देखिए से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलानिन। आपको बताया गया था कि एक एमिनो एसिड COOH, ये H, ये N, H2 यहाँ पे लोन पेयर, और ये क्या हो गया R। नॉर्मली देखिए एक और एक दो कार्बन है, इस R में जितने कार्बन होते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। ग्लाइसिन में यहाँ H होता दो कार्बन, एलानिन का जो H है वो CH3 है, मतलब यहाँ मैं CH3 रखूंगा तो एलानिन में 1 2 3, एलानिन में कितने कार्बन आ जाएंगे 3। और जब हम वैलिन की बात करेंगे बच्चों तो वो होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक। तो आइसोप्रोपाइल रखोगे तो 1 2 3 और 2 5, ये 5 कार्बन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में कार्बन एटम की संख्या समान नहीं है। बी गलत है, बी इसमें है तो पहले ही चला गया मैदान से बाहर। बाकी आपको याद होना चाहिए, तो वैलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, एलिन में CH3 होता है, दोनों में कार्बन नहीं है। दोनों एक प्रकार के न्यूट्रल एमिनो एसिड है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एल्काइल हैं, एक प्रकार के मोनोमर है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो ACD, दैट इज सेकेंड आंसर। लेकर सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हैगफिश एंड एंजल फिश। अब देखिए जो ट्रू फिश होती है बच्चों, ट्रू फिश वो केवल सुपर क्लास पाइसेस के नंबर की होती है। ये बात याद है, कार्डेट नॉन कार्डेट से मतलब नहीं है। अपने दिमाग में आपने सेट रखा कि जो नॉन कार्डेट वाले हैं, जेली फिश, डेविल फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, वो आपके ट्रू फिश नहीं है। जो आपके कार्डेट हैं वो भी आपके ट्रू फिश नहीं है, एक्सेप्ट पाइसेस। तो पाइसेस के मेंबर ही केवल आपके ट्रू फिश होते हैं, जिसमें आपका मेंबर कौन सा, कॉन्ड्रिक्थीज या ऑस्टिकथीज, ठीक। अब देखिए हैगफिश किसका मेंबर है, इसका नाम है मिक्जीन, ठीक। और ये किसका है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये पाइसेस का मेंबर नहीं है, तो ये ट्रू फिश दोनों है नहीं, यही गलत हो गया, ठीक है। तो बी इसमें ये नहीं होगा और इसमें नहीं, अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अब देखिए दोनों के दोनों कार्डेट है, ये तो आपको पता है, लेकिन दोनों वर्टिब्रेट में है, ये भी याद रखिएगा, दोनों वर्टिब्रेट है, दोनों सेम फाइलम, तो दोनों सेम फाइलम, दोनों सेम सब फाइलम से बिलोंग करते हैं भाई। ट्रिप्लोब्लास्टी और सीलोमेट तो है ही, और ये दोनों के दोनों क्या है भाई, बाइलेटरल, बाइलेटरल। तो ये भी गलत हो गया, तो A, C और D, ACD दैट इज थर्ड आंसर। समझ गए बच्चों। तो ट्रू फिश का मतलब बिल्कुल नहीं है कि नॉन कार्डेट और कार्डेट, कार्डेट के मेंबर भी ट्रू फिश नहीं हो सकते, केवल पाइसेस के मेंबर ट्रू फिश होते, याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो ACD तो क्या गया थर्ड आंसर। लिखा प्रोफेज वन विच इवेंट टेक्स प्लेस। आपको मालूम है कि प्रोफेज की अगर सब स्टेज की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेज क्या था, लेप्टोटीन, दूसरा क्या था जाइगोटीन, तीसरा क्या था पैकीटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, और उसके बाद डाइकाइनेसिस, ठीक। अब इनमें होने वाले जो इवेंट होंगे उसी सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्शन हुआ या होमोलोग से जुड़ा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ और यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ और यहाँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या हुआ, क्याजमाटा। इसका मतलब क्याजमाटा ही सबसे लास्ट में हुआ है, क्योंकि सबसे लास्ट वाली स्टेज डाइकाइनेसिस है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम था ये सुपीरियर ओवरी,
ये इन फिर आपकी पूरी फैमिली जो नई ऐड हुई है वो जो पहले थी केवल कंपोजिटी ही आपकी इन्फीरियर है, और इसके अलावा कुकुरबिटेसी, और कुकुरबिटेसी कोर्स में आपके है नहीं, तो वो इन्फीरियर होगी। कंपोजिटी ये सही है। ये बाइसेक्सुअल, ये मेल, ये फीमेल, तो बाइसेक्सुअल आपकी सभी फैमिली है लगभग लगभग। ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की क्यों होता है आपका प्लांट आपके इसमें फ्लावर भले यूनिसेक्सुअल कुकुरबिटेसी में, तो बाइसेक्सुअल वाला बात तो यहीं पे होगा, ये सही है भाई। अब देखिए पी पेरियंथ है, वीट और राइस में पोएसी फैमिली पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात, जो पी और ए इपीफिलस है ये आपका नहीं है पोएसी में, पोएसी पेरियंथ तो है, इपीफिलस नहीं है, तो ये सही है। फिर देखिए एक्टिनोमार्फिक ब्रेसिकेसी है, आपको पता होना चाहिए, और जाइगोमार्फिक फेबेसी फैमिली होती है। ठीक, तो भाई यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ सब सही है। थर्ड आंसर आपको बताया गया था कि जब आपसे लोअर टू हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी कही जाती है तो इन जनरल आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, और यही आपकी बात कही गई है, स्पीसीज टू किंगडम। तो अब देखिए स्पीसीज के बाद क्या आता है, जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद क्या आता है फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम, इतना आता है। अब देखते हैं, आपको पता पैंथेरा जीनस है, ठीक है, मैमेलिया क्लास है पहले ये गया। अब देखिए जीनस के बाद फैमिली आनी चाहिए, तो ऑर्डर कार्निवोरा ये गया, फैमिली फेलिडी हो गई, फैमिली के बाद ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास के बाद क्लास, यही हमारा सही है सेकेंड आंसर। तो इसमें आपको ये जानना था कि लोअर टू हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की जाने की तरफ आपको ये पता है कि नहीं कार्निवोरा जो है किसकी ऑर्डर, फैमिली फेलिडी का। और अगर मान लीजिए डॉग के लिए पूछते तो कैनिस होता, कैनिडी होता, वो अलग होता, लेकिन पैंथेरा फेलिडी तो क्या जीनस स्पीसीज ऑर्डर और उसका क्लास। ठीक है, अब मैं इसके आगे और भी बढ़ा सकता था, फाइलम कार्डिटा कर सकता था, ठीक, मैं इसके आगे और बढ़ा सकता था, एनिमेलिया किंगडम भी कर सकता था, ठीक है, तो मेरे ऊपर था, ठीक है ना। तो आगे आपका सेकेंड लिखा फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, कुछ नहीं, आपको पता है एक पौधे की जीवन यात्रा कहाँ शुरू होती है, सीड से। अगर सीड जर्मिनेट करता है तो नए पौधे की ग्रोथ मानी जाती है, तो भाई ये तो सही है बिना निसंदेह। और आपको पता है कि ग्रोथ का मतलब चीजें एक्युमुलेट हों, चीजें बिल्डअप हों, लेकिन जिंदा रहने के लिए पौधे के सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब केटाबोलिक एक्टिविटी भी चाहिए, और एनाबोलिज्म मतलब मोर एनाबोलिज्म हो, एनाबोलिज्म ज्यादा हो, बस इतना ही है, एनाबोलिज्म ज्यादा, केटाबोलिज्म ज्यादा, मतलब दोनों होना चाहिए, बिल्कुल सही सर, ये दोनों सही है, दैट इज फोर्थ आंसर। तो ये दोनों जनरली ग्रोथ इज कंप्राइज्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। अब लिखा जेनेटिक कोड डीजेनरेट, आपको मालूम है कि यू फेनाइलैनिन, सी ये भी फेनाइलैनिन, तो इसका मतलब एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कोडॉन की डीजेनरेट, ये तो सही है। लेकिन एमआरएनए है, इस पे ढेर सारे एमआरएनए के बेसिस ऐसे लगे हुए ढेर सारे, इनको जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन आता है वो रीड करता है लगातार, ऐसा नहीं होता कि बीच में एक बेस छोड़ देता है, नहीं, लगातार रीड करता है। तो जो एमआरएनए पे रीडिंग है कोडॉन की वो कॉन्टिगुअस फैशन मतलब बिना पंक्चुएशन के होती है, लगातार होती है, ये अलग प्रॉपर्टी है, और ये कोडॉन को कोड करने की प्रॉपर्टी अलग है। डीजेनरेसी अलग प्रॉपर्टी है और रीडिंग करने की प्रॉपर्टी अलग है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इट इज नॉट करेक्ट एक्शन वे, दैट इज फर्स्ट आंसर। लिखा इन ए सेल द न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, कुछ नहीं, आपको पता है कि एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं, क्यों, लगातार जो आरएनए एमआरएनए बनता है वो बाहर भी जाता है, और जरूरी सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर भी जाते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। और हमें पता है कि नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ये बात सही है, लेकिन बहुत से अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका एंडोस्पर्म है, कैपिटम है, वहां पर कैरियोकाइनेसिस होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से वहां पर एक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाती है, वेरिएशन इन द नंबर आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, ये बिल्कुल सही है भाई, ये दोनों सेंटेंस सही है। मतलब वैसे तो नॉर्मली एक न्यूक्लियस पर सेल होता है, लेकिन वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, दोनों सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये आपके प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, और मार्सुपियल, दो आपके दिए हुए, एक कमाल की मार्सुपियल में भी प्लेसेंटा होता है, लेकिन वो ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा।
ट्रू प्लेसेंटा, इसीलिए आपकी किताब में जो प्लेसेंटल मैमल लिखा है ये ट्रू प्लेसेंटा के रेफरेंस में लिखा है, माइंड इट, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल और यहाँ लिखा है मार्सुपियल मैमल, तो जो आपका प्लेसेंटल मैमल लिखा है वो ट्रू प्लेसेंटा के रेफरेंस में लिखा है और उनके दो चार्ट बने हुए हैं जिनमें कुछ एनिमल दिए, उनको आपको पहचानना है। तो भाई ये तो मोल है, ठीक, ये तो सही है, और ये कंगारू है तो मार्सुपियल सही है। ये बॉब कैट है, ठीक है, ये बॉब कैट है, ये मार्सुपियल नहीं है, ये गलत है भाई, ये प्लेसेंटल मैमल है। और ये तो आपका लीमर है, तो आपको पता ही है, तो ये भी सही है। तो क्या गलत है इसमें? थर्ड वाला ही गलत है, इसको क्या होना चाहिए? प्लेसेंटल मैमल। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, थर्ड आंसर। अब देखिए मैंने अभी बताया कि जो रेप्टाइल में एक्सेप्शनली आपके 4 चैम्बर वाले हैं वो केवल क्रोकोडाइल नहीं है भाई, ये बात याद रखिएगा, आपका एलिगेटर भी है, ठीक है। अब अगर 4 चैम्बर है तो 2 ऑरिकिल 2 वेंट्रिकल होगा, ठीक, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, सही है। वाइपर, आपको पता है कि जो कैरेक्टर एडवांस होता है ईश्वर ने उसको कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या भविष्य में फ्यूचर में आने वाले समय में हम इसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। आपको मालूम है कि जो वीवी पैरी है वो सबसे ज्यादा एडवांस कैरेक्टर होता है, एडवांस कैरेक्टर है, और एडवांस कैरेक्टर एकाएक दुनिया में नहीं आता, उसके कई एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहले ये वुचेरिडिया में आया, मान लीजिए वुचेरिडिया में आपका वीवी पैरी है, स्कॉर्पियन में है, ठीक है, और उसके बाद डॉग फिश में, स्कोलियोडॉन में है, ठीक है, और उसके बाद आपका वाइपर में है, और उसके बाद मैमल में तो होता ही है, ठीक है। तो वाइपर क्या है? वी पैरा से, गलत है भाई। और चूंकि 3 चैम्बर है इसमें तो 2 ऑरिकिल 1 वेंट्रिकल, ये तो ठीक है, यही गलत है, ये गलत हो गया। स्नेक्स जो होते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा नहीं है, और ये वो लोग हैं जो अपने स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में छोड़ते हैं, तो ये सही है। करेज जो है वो एक प्रकार का स्नैक है, और स्नैक जो होते हैं वो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, पॉइकिलोथर्मस, और ये सीलोमेट तो ठीक है लेकिन ये गलत है। तो हमें ए सही दिख रहा है, हमें सी सही दिख रहा है, ए एंड सी, दैट इज सेकंड आंसर। आपसे पूछा गया था करेक्ट मैच, तो एलिगेटर ये सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकिल, तो ए सही है। और वाइपर वी पैरा से गलत है भाई, स्नेक डेवलपमेंट इज डायरेक्ट है, सेट द स्केल इज कास्ट, तो ए एंड सी। और करेक्ट स्नेक है, रेप्टाइल है, तो ये पॉइकिलोथर्म्स होगा, तो ए एंड सी सेकंड आंसर। अब लिखा जूप्लैंक्टन, आपसे अगर एक पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की जाए, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, क्या आएगा, और उसके बाद जूप्लैंक्टन, और उसके बाद आएगा स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश, ठीक, ये चीज है। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपसे पूछा गया जूप्लैंक्टन, तो क्या आ गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड आंसर। लेकिन वैसे फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम, आपको इतना पता है कि जो एक्वेरियम होता है, मछली घर जिसे आप बोलते हो, मैन मेड है। इसके अलावा क्रॉप फील्ड, ये मैन मेड, और उसके बाद आपका एक छोटा स्मॉल पॉन्ड ले लो, आपने तालाब बना दिया, तो वो भी आपकी क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक। अब देखिए फॉरेस्ट, ये टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट टेरेस्ट्रियल है, और रिवर क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम है, फोर्थ आंसर। लिखा स्टेट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लैजिलर मूवमेंट, कहते हैं किसी सेल में, किसी एनिमल में अगर मूवमेंट है तो उसके कुछ बेनिफिट होते हैं। देखिए कहते हैं स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग जो होती है वो फ्लैज मूवमेंट से होती है, जिससे ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है, और ये एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है। और जो मोस्ट आपकी एक सेल होती है पूरी फेरा में, क्वाइनोसाइट, जिसमें आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं, और कैनाल सिस्टम में ये फ्लैजिला लगे होते हैं, तो वाटर करंट के मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन ये कैनाल सिस्टम स्पंज में होता है, आर्थ्रोपोड में नहीं होता भाई, गलत है ये। और आपको पता है कि यूलिना में एक प्रोटोजोआ है जिसमें लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और सेकंड आंसर यही गलत है। अब देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये केवल ABE है बच्चों, ठीक है, ये केवल ABE है। अब देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ मोनोमर, मोनोमर, और मोनोमर से बनाया मैंने पॉलीमर, ठीक, मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनेगा? एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक ये, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बन गया क्या? टेट्रासैकेराइड। और ऐसे करते करते ढेर सारे कर लेंगे, 10 से ऊपर हो जाएगा तो बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। लेकिन जोड़ने वाला ये जो बॉन्ड है इसी को आप बोलते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होगा? डाइसैकेराइड में हो सकता है, कम से कम 2 यूनिट तो हो ही जुड़ने के लिए। ट्राई में हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, पॉलीसैकेराइड सब में हो सकता है। मोनोसैकेराइड एक ग्लूकोज है तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, फ्रक्टोज में नहीं है, ठीक, तो सुक्रोज में है, स्टार्च में, सेलुलोज में, CDE, दैट इज सेकेंड आंसर। तो ग्लाइको, और एक होता है बच्चों आपके अनसॉल्व में भरा पड़ा ये क्वेश्चन कि जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिया जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट से ही मैच करेंगे, ठीक। एक आता है, इसकी सपोज ये राइबोस शुगर है, डीएनए में राइबोस शुगर, इसका पहला कार्बन से आपने नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, ठीक, और ये वाला बॉन्ड कहलाता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, पहला वाला कार्बन N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इन जनरल तो कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस में ही बोलते हैं, और जब भी मैचिंग होगी या कभी भी आंसर निकलेगा तो आप कार्बोहाइड्रेट से निकालेंगे, आपके पीवाईक्यू में दिया है। जब तक कि N ग्लाइकोसिडिक ना लिखा हो तब तक आप ग्लाइकोसिडिक यही सपोज करेंगे, ठीक। तो मोनोसैकेराइड में आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। और हाँ, ऐसे ही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड किसी एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा एलेनिन, एलेनिन इसमें नहीं होगा, लेकिन जब एलेनिन आपके सेरीन से जुड़ेगी तो ये वाला जोड़ने वाला बॉन्ड होगा, यही है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो भाई CDE दैट इज थर्ड आंसर। प्यारे बच्चों, यही सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मेरे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर मनीष सर, अली सर और शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अली सर को और शैलेंद्र सर को। और 171 से 200 रनिंग आपने मेरे साथ की है। आने वाले सभी टेस्ट जो होंगे वो लगातार अब टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, कोई टेस्ट छोड़िए मत, और कोशिश करिए कि इस टेस्ट में होने वाली गलती आपके अगले टेस्ट में ना हो। ये रिदम बना रहना चाहिए, क्योंकि अब दिवाली खत्म हो गई, आपको पेस मेंटेन करना है, सब्जेक्ट को रिवाइज भी करना है और कंटेंट और आगे पढ़ते जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।